ये कहानी उस लड़के पर है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, मगर पैसे की कमी की वजह से उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेते हैं और वो वादा करता है कि वो उस गवर्नमेंट से पैसे चुराएगा जिसने उसके पेरेंट्स को अलहदा किया। फेम इज हियर बाय एक्सप्लेनिंग कैच मी इफ यू कैन। इस मूवी में लेजेंडरी एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने फ्रैंक विलियम एबिगनेल का रोल निभाया है, जो अपनी फिल्म्स टाइटैनिक, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, रोमियो जूलियट और न जाने इस तरह की और कितनी फिल्म्स जिसमें कैच मी इफ यू कैन भी शामिल है, अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीते और अपनी मूवी द रेवेनेंट पर ऑस्कर भी जीता। इस मूवी में सपोर्टिंग रोल टॉम हैंक्स का है, जिसको बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान एक्टिंग में अपना आइडियल मानते हैं। इनकी फेमस मूवीज में कास्टअवे, सेविंग प्राइवेट रायन और फॉरेस्ट गंप आता है, जिसको आमिर खान ने इतना पसंद किया कि अपनी एक मूवी लाल सिंह चड्ढा उसी पे बना दी। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको मेरा ये इंट्रो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कैसी लगती है। तो चलें अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के आगाज में हमें एक लाइव शो दिखाया जाता है। इसमें 3 बच्चे हैं जिनका नाम फ्रैंक विलियम एबिगनेल है और हमें बताया जाता है कि इस बच्चे ने, जिसका नाम फ्रैंक विलियम एबिगनेल है, उसने 19 साल के होने से पहले यूएस गवर्नमेंट को पूरी तरह से लूटा। इस दौरान वो पायलट भी बना, वो डॉक्टर भी बना और वो वकील भी बना और उस बच्चे को यूएसए का सबसे छोटा मगर सबसे खतरनाक ठग बना गया। शो के दौरान फ्रैंक से सवाल किया गया कि तुम्हें किस आदमी ने पकड़ा, तो फ्रैंक देखता ही रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कार्ल हेनरिटी को देखते हैं, जो कि टॉम हैंक्स है, जो फ्रांस में फ्रैंक को यूएस से ले जाने आए होते हैं। फ्रैंक ने क्योंकि फ्रांस में ही नकली चेक्स की मशीन लगाई हुई थी, इसलिए उन लोगों ने उसको सबसे घटिया जेल में रखा हुआ था और वो देखने पर तो इंसान भी नहीं लग रहा था। जब कार्ल उससे मिलने आया तो फ्रैंक उसके सामने बेहोश हो गया। जब वो उसको हॉस्पिटल की जेल में ले गए तो फ्रैंक वहां से भी भाग गया, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी ना सका। कार्ल उसके पास आता है तो फ्रैंक उससे कहता है, चलो कार्ल, घर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं। फ्रैंक के फादर को गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया जा रहा होता है। उसके फादर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, बार बार झूठ बोलो। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। कहते हैं 2 छोटे चूहे दही से बड़ी पार्टी में गिर गए। एक ने हार मान ली और डूब गया और दूसरे ने तब तक मेहनत की जब तक दही घी ना बन गया और उस पे चढ़ के वो बाहर आ गया। मैं वही दूसरा वाला हूँ। ये सुनकर सारे लोग जान जाते हैं कि ये बंदा एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक के फादर एक सोल्जर की तरह फ्रांस में आए और फ्रांस के लोगों ने उनके लिए एक शो रखा जिसमें फ्रैंक की मॉम ने डांस किया और उसके फादर फ्रांस से फ्रैंक की मॉम को साथ लेकर ही आए। उन 200 फौजियों में सिर्फ फ्रैंक के फादर ने ही फ्रैंक की मॉम का दिल जीता, यानी फ्रैंक खुद ही में एक मिरेकल की तरह पैदा हुआ। अगले दिन फ्रैंक के फादर उसको सुबह जल्दी उठाते हैं और स्कूल से छुट्टी कराकर उसके लिए एक सूट लेने जाते हैं, मगर शॉप अभी तक बंद थी। लेकिन उसके फादर बड़ी होशियारी से काम लेकर सूट खरीद लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बैंक आए हैं और वो फ्रैंक को एक ड्राइवर की तरह लाए हैं। फ्रैंक कहता है, डैड ये किस लिए? तो उसके डैड कहते हैं, पता है इंडियंस हमेशा क्रिकेट मैच क्यों जीतते हैं? फ्रैंक कहता है क्योंकि उनके पास सचिन है। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं, क्योंकि इन लोगों का ध्यान इंडियंस की चमकती यूनिफॉर्म पर ज्यादा होता है। अभी देखना बैंक मैनेजर खुद तुम्हारे डैडी के लिए दरवाजा खोलने आएगा। और ऐसा ही होता है। उसके डैड
बैंक में लोन देने आए थे, मगर उनको लोन मिल नहीं पाता और लोन ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट उनसे उनका घर छीन लेती है और उन सबको एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है। एक दिन फ्रैंक के डैड बाहर से आते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने फ्रैंक के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, उसी ब्रांच में जिसने लोन देने से मना किया था। वो फ्रैंक से कहते हैं कि अब तुम भी उस बैंक का एक हिस्सा हो। यहाँ फ्रैंक पहली दफा एक चेक को देखता है। सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक अपनी मोम के साथ एक नए स्कूल आया होता है। उसकी मोम कहती है कि तुम अपना पुराना स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहने? वो कहता है मुझे आदत है। स्कूल में जाते ही उसके यूनिफॉर्म की वजह से बच्चे उसको बुली करने लगते हैं। जब वो क्लास में आता है तो वही बच्चे उसको देखकर कहते हैं कि शायद ये कोई सब्स्टिट्यूट टीचर है। फ्रैंक ये सुन के फौरन बोर्ड की तरफ चला जाता है और अपना नाम लिखता है। वो कहता है मेरा नाम है एबगनेल, ना एबगनेली ना एबगनोल, बल्कि एबगनेल। वो कहता है चलो तुम सब बैठ जाओ वरना मैं तुम सबकी शिकायत कर दूंगा। और जो सब्स्टिट्यूट टीचर आई होती है उसको भी फ्रैंक भेज देता है। ये बात प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स को भी बताता है कि फ्रैंक फ्रेंच क्लास ले रहा है और हमारी सब्स्टिट्यूट टीचर को भी भेज दिया। वो बच्चों को होमवर्क भी देता है और उसने पीटीएम भी रखी। उसके डैड तो ये सुनकर हंस पड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पेरेंट्स होते तो क्या करते। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं। वो अपने घर आता है, अपनी मोम को बुलाता है, मगर उसकी मोम जवाब नहीं देती। वो देखता है कि उसकी मोम के साथ फ्रैंक के डैड का एक दोस्त है। फ्रैंक तो उसको देखता ही रह जाता है। उसके जाने के बाद फ्रैंक की मोम उसको कहती है कि तुम अपने डैड को कुछ नहीं बताओगे, मगर फ्रैंक गुस्से से चला जाता है। फ्रैंक अगले दिन घर आता है और फिर से एक अनजान कोट देखता है। एक आदमी उसकी तरफ आता है। फ्रैंक उसको गुस्से से कहता है कि तुम चले जाओ। वो फ्रैंक को कहता है फ्रैंक सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरे कमरे में फ्रैंक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी उसको कहता है इस जगह पर एक नाम लिखो। फ्रैंक कहता है किसका नाम? वो सारे उसको देखते हैं और कहते हैं कि फ्रैंक तुम उसका नाम लिखो जिसके साथ तुम डिवोर्स के बाद रहना चाहोगे। फ्रैंक ये सुनकर चुप हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, हम सब तो बहुत खुश थे। फ्रैंक ये सुनकर कुछ कह नहीं पाता कि कल तक तो हम सब बहुत खुश थे और अब ये क्या हो रहा है। वो फौरन घर से भाग जाता है और ट्रेन स्टेशन पर जाकर ही सांस लेता है और वहां वो पहली दफा चेक कैश करता है। वेल कहा जाए तो आखिरी दफा ही असली चेक कैश कर रहा था। फ्रैंक उसके बाद फैसला करता है कि वो गवर्नमेंट से चेक फ्रॉड से पैसे कमाएगा। फ्रैंक हर बैंक में जाता और मुख्तलिफ बहाने मारता। मेरी बुक्स गुम गई हैं, अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे दादी माँ के लिए गिफ्ट लेना है, मगर कोई भी उसको चेक कैश करके नहीं देता। वो साफ साफ कहते हैं कि हम अनजान लोगों को चेक कैश करके नहीं देते। ये वो टाइम था जब चेक्स इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए चेक्स को कैश करना इतना आसान नहीं था जितना अब है। खैर हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैंक नाराज बैंक से बाहर आता है तो वो वहाँ कुछ पायलट्स को देखता है जो बड़े खुश दिख रहे होते हैं और फ्रैंक तो बस उनको देखता ही रह जाता है। ये वो टाइम था जब पायलट्स के प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। बच्चे उनके ऑटोग्राफ तक मांगते थे। फ्रैंक नकली पायलट बनने का फैसला करता है। वो एक पायलट से स्कूल के न्यूज़पेपर एडिटर की तरह मिलता है और उससे हर तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है और बड़ी चालाकी से एक यूनिफॉर्म भी अरेंज कर लेता है। वो डैड को लेटर लिखता है कि मैं एक पायलट बन रहा हूँ और जैसा आप कहते हैं कि एक ईमानदार आदमी को किसी चीज़ का डर नहीं होता, तो मैं
बेखौफ रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अब सब उसको बड़ी इज्जत देने लगते हैं और उसके चेक भी आसानी से कैश हो जाते हैं। और अब फ्रैंक और नकली चेक्स बनाने लगता है और उन चेक्स को बनाने के लिए वो बाइबल का भी सहारा लेता है और उनको आसानी से कैश भी कर लेता है। चेक कैश करने के दौरान फ्रैंक को पता चलता है कि एयरलाइंस अपने पायलट्स के चेक एयरपोर्ट पर भी कैश करते हैं। और बस फ्रैंक ये सुनकर अगला चेक वहां ही कैश कराता है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप वही पायलट हैं? फ्रैंक कहता है कौन सा पायलट? वो कहती है वही को पायलट जो आज मियामी जाने वाला है। और फ्रैंक कहता है हाँ जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। और बस उसी फ्लाइट में मुफ्त का सफर भी करता है। और डैड को खत में कहता है कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और अब सैलरी भी मिलती है। फ्रैंक ने इतने चेक कैश कर लिए थे कि उसको हर रिसेप्शनिस्ट जानता था, इसलिए फ्रैंक हर दफा नए रिसेप्शनिस्ट से चेक कैश कराने लगा और बड़ी चालाकी से उनसे चेक को प्रोसेस करने का तरीका भी ढूंढ लिया। और अब वो फर्जी चेक भी बनाने लगता है। इसकी वजह से अब FBI की भी नजर उस पर पड़ जाती है। इधर फ्रैंक अपने डैड से मिलता है और उनको एक गाड़ी भी देता है, मगर उसके डैड उसको लेने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड जानते हैं कि वो पैसे कैसे कमाता है, मगर वो उसको मजीद इनकरेज करते हैं क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने उनको बहुत परेशान किया था। जाते वक्त उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फ्रैंक कहता है कि मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। और यहाँ कार्ल भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हॉलीवुड आ जाता है और वहाँ उसे एक होटल में पता चलता है कि वो चेक फ्रॉड यानी कि फ्रैंक अभी इधर ही है, मगर उसके साथी नहीं मानते। कार्ल कहता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ। और वो फ्रैंक के कमरे में आ जाता है और दरवाजा खोलते ही कहता है नहीं मजाक कर रहा हूँ। वैसे अंदर आते ही वो हर तरह की इंक और चेक और पेपर्स देखता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि वो यहाँ ही है। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और फ्रैंक बाहर आ जाता है। कार्ल कहता है कि अपने हाथ सर पे रखो, मगर फ्रैंक कहता है ये देखो, उसके पास हर चीज है जिससे वो चेक बनाता है। और कार्ल कहता है ये तुम क्या नाप शनाप बक रहे हो? और फ्रैंक उसको कहता है कि मैं तो सीक्रेट सर्विस से हूँ। कार्ल कहता है रुको, मुझे फिर अपनी ID दिखाओ। उसको अपना पूरा वॉलेट दे देता है और कार्ल के वॉलेट खोलने से पहले ही उसको दिखाता है वो देखो मेरा दोस्त उसको गाड़ी में बिठा रहा है। असल में ये फ्रैंक के साथ दूसरे फ्लैट में रहता है। और फ्रैंक बड़ी चालाकी से कार्ल की भी ID देख लेता है और अपने प्रिंटर को जिसने नीलामी में खरीदा था उसको एविडेंस के तौर पर कार्ल की आंखों के सामने से ही बाहर ले जाता है। और जब कार्ल उसके वॉलेट को खोलता है तो उसमें ID कहाँ होनी थी, उसमें हर कंपनी का लोगो था और कार्ल तो उसको देखता ही रह जाता है। और जब वो बाहर देखता है तो फ्रैंक वहां से 9-2-11 हो जाता है। और अब कार्ल साहब ऑफिस में होते हैं और उसके सारे साथी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और जब वो अपने सीनियर को सब बताता है तो वो कहता है आर यू कॉमेडी मी? अब कार्ल अपनी इस गलती को सुधारता है। यहाँ फ्रैंक को पता चलता है कि न्यूज में भी उसका जिक्र है कि एक आसमानी ठग मुफ्त का सफर कर रहा है और न्यूज वाले उसको आसमान का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। फ्रैंक उससे डरने की बजाय और मोटिवेट होता है और वो जेम्स बॉन्ड की सारी मूवीज देखता है, उस जैसा सूट और कार भी खरीद लेता है। अब क्रिसमस का दिन होता है और कार्ल को फ्रैंक की कॉल आती है और वो उससे हॉलीवुड के बारे में सॉरी कहता है। कार्ल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा वॉलेट नहीं खोलूंगा? तो फ्रैंक कहता है इसी वजह से इंडियंस हमेशा जीतते हैं, क्योंकि टीम्स का ध्यान उनके अच्छे यूनिफॉर्म पर होता है। कार्ल कहता है कि इंडियंस सचिन की वजह से जीते हैं। फ्रैंक कहता है तुम्हें वाकई लगता है कार्ल? फ्रैंक उससे सॉरी कहता है। कार्ल उससे कहता है कि नहीं, तुमने सिर्फ सॉरी के लिए कॉल नहीं किया, तुम्हारा कोई है ही नहीं, इसको तुम कॉल करो। और फ्रैंक ये सुनकर फोन फौरन बंद कर देता है। कार्ल फ्रैंक को ढूंढ रहा होता है। हॉलीवुड में फ्रैंक ने अपना नाम बैरी एलन बताया था,
बाद में कार्ल को पता चलता है कि ये तो बैरी एलन फ्लैश वाला है, और उससे वो समझ जाता है कि वो एक टीनेजर है। और कार्ल फ्रैंक को ढूंढते हुए उसकी माँ तक पहुंच जाता है और वहाँ उसकी फोटो भी देखता है, जिससे उसको उसका असल नाम भी पता चल जाता है। यहाँ फ्रैंक हॉस्पिटल में आता है और यहाँ एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है और उसके लिए वो यहाँ डॉक्टर बन जाता है और अपने लिए एक बड़ा अच्छा रेज्यूमे बनाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, क्लास में टॉप, सदर्न कैलिफोर्निया में जॉब। ओ भाई, इतना अच्छा रेज्यूमे देख के तो बिल गेट्स भी इसको आसानी से रख ले। और वो अपना नाम स्पाइडरमैन के डॉक्टर कॉर्नर्स पर फ्रैंक कॉर्नर्स रख लेता है। अगले दिन फ्रैंक के सामने एक पेशेंट आता है और फ्रैंक जान जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं। यहाँ कार्ल फ्रैंक के डैड से मिलता है और यहाँ उसको फ्रैंक का एड्रेस मिल जाता है और वो फौरन उसको ढूंढने चला जाता है और वो उसके हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। फ्रैंक यहाँ अपने होने वाली वाइफ और उसके पेरेंट्स के साथ होता है और उसके फादर जान जाते हैं कि ये एक फ्रॉड है और फ्रैंक उनको सच बताता है कि मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, मैं ना ही कोई पायलट हूँ और ना मैं कोई लॉयर हूँ। सच तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी सच्चाई को देख उसके डैड बड़े इम्प्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी एकदम तुम्हारे जैसा हूँ। मैंने भी अपनी वाइफ को प्रपोज किया था, मगर उस टाइम मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी। और उसके वाइफ की डैड की वजह से अब वो एक लॉयर बन जाता है। फ्रैंक अपने डैड से मिलता है और अपनी इंगेजमेंट का इनविटेशन देता है। उसके डैड उसको बताते हैं कि उसकी मॉम ने शादी कर ली है और वो अब हमसे मिलना नहीं चाहती। फ्रैंक ये सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये सब अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा था और अब वो इसको बंद करना चाहता है। वो कार्ल को फोन करता है और उससे समझौते की मांग करता है, मगर कार्ल नहीं मानता। कार्ल से बात के दौरान वो अपनी शादी की बात करता है और कार्ल अब इस कड़ी से न्यूज़पेपर के जरिए उसकी पार्टी तक पहुंच जाता है और फ्रैंक वहां से अपने सारे पैसे लेकर चला जाता है और अपनी होने वाली वाइफ को मियामी एयरपोर्ट पर आने को कहता है। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि सारी FBI उसका इंतजार कर रही होती है, मगर फ्रैंक बड़ी चालाकी से पायलट बनकर उनकी नजरों के सामने से वहां से चला जाता है। और जब तक कार्ल को ये सब पता चलता है तो बहुत देर हो गई होती है। अब फ्रैंक अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो असली चेक्स बनाने लगता है और जब तक बैंक को पता चलता है बहुत देर हो गई होती है। कार्ल अब उन चेक्स को लेकर असली चेक्स बनाने वालों के पास चला जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि इनको बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीन की जरूरत है जो कुछ मुल्कों में ही मिलती है, इसमें फ्रांस है। फ्रांस वही मुल्क है जहां पर उसके डैड उसकी मॉम से मिले थे और अब कार्ल फ्रांस में आ जाता है और फ्रैंक को ढूंढ लेता है और उसको अपने साथ बाहर भी ले आता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कार्ल फ्रैंक को बताता है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रैंक ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। काफी देर तक फ्रैंक वॉशरूम से बाहर नहीं आता। जब कार्ल अंदर जाता है तो फ्रैंक उस बंद कमरे में होता ही नहीं है। वो बाहर देखता है तो फ्रैंक रनवे पर भाग रहा होता है और वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ बहुत खुश है। उसके चेहरे पर उसके डैड और उसके बेटे के लिए कोई फीलिंग नहीं है। फ्रैंक ने ये जुर्म का रास्ता सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही चुना था और अब उनमें से कोई भी नहीं रहा। कार्ल फ्रैंक के चेक स्किल्स की वजह से FBI से कहकर उसको अपने साथ चेक फ्रॉड डिपार्टमेंट में रख लेता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने US के चेक को इम्प्रूव किया और कार्ल का एक अच्छा दोस्त रहा और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की मूवी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।